नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सोमवार से शुरू होगा G20 सम्मेलन। G20 समिट के लिए लखनऊ सज संवर कर तैयार हुआ है। सुबह 9 बजे होगा G20 समिट का उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी में 13 से 15 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो GIS के बाद G20 की बारी है और राजधानी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। G20 का जो एक वर्किंग ग्रुप होता है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, उसकी कॉन्फ्रेंस कल लखनऊ में यहाँ होने जा रही है। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें 20 देशों के लोग आएंगे जो G20 के मेंबर्स हैं। उसके अलावा 9 इनवाइटेड देश होते हैं, उनके लोग भी, प्रतिनिधि भी इसमें आएंगे। इसके अलावा जो मल्टी बायलैटरल एजेंसीज हैं उनके प्रतिनिधि भी आएंगे। काफ़ी लोग आ चुके हैं। 3 दिन का जो हमारा एजेंडा जो है वो ये है कि G20 देशों में भारत की जो अध्यक्षता है, इसमें एक डिजिटल इकोनॉमी पे हमारे 3 जो प्रधान मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होगा और जिन पे सहमति बनाने के लिए आपस में बातचीत होगी। वो 3 मुख्य बिंदु हैं। हमारे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे सहमति लखनऊ में 3 दिन से चल रहे GIS 2023 का समापन हो गया है। समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने GIS के सफल आयोजन के लिए यूपी सरकार को बधाई दी। वहीं यूपी के लिए यह आयोजन बेहद अहम रहा, जब विदेशी और घरेलू निवेशकों ने बेहद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और न सिर्फ शिरकत की बल्कि यूपी की झोली 32 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश से भर गई है। जाहिर है इससे आने वाला कल निश्चित तौर पर रोजगार की बड़ी संभावनाओं को लेकर आएगा। देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समापन भाषण के साथ ही लखनऊ में ग्लोबल निवेश के महाकुंभ का समापन हो गया। 3 दिन चले इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन शुक्रवार को पीएम मोदी ने किया था। वहीं रविवार को महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यक्रम का समापन करते हुए अपने संबोधन में यूपी के विकास पर अग्रसर होने पर खुशी जाहिर की। देश के विकास के अमृत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बेटियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ के किसान भाई बहन हमारे अन्नदाता है। गेहूं सहित खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। इस इन्वेस्टर समिट के ग्लोबल ट्रेड शो में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और महिला शिल्पकारों को विशेष स्थान दिया गया है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। जाहिर है यूपी में लक्ष्य से 3 गुने निवेश से रोजगार की नई संभावनाएं खुलेंगी और विकास की नई धारा बहेगी। 6 साल पहले का बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश आखिर कैसे बन गया नए भारत का ग्रोथ इंजन। GIS 23 के जरिए सरकार ने 33 लाख करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारा है। उम्मीद है 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अपने आप में ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। आखिर कैसे 6 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और कैसे उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के तमाम निवेशकों की पहली पसंद बन गया। यूपी की बुलंदी की कहानी 2017 से शुरू हुई। सुरक्षा के अच्छे माहौल से निवेशक भी उत्साहित हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के माफियाओं के ऊपर कार्रवाइयों का दौर शुरू होता है। सैकड़ों माफियाओं को इनकाउंटर में मार गिराया गया, तो हजारों की तादाद में अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की लगातार तस्वीरें बदल रही हैं। अपराध और अपराधियों का ग्राफ खत्म हुआ है और उत्तर प्रदेश में अब तस्वीरें ऐसी हो गई हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश को अपना स्थान चुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, जिसका नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें तो 32 लाख करोड़ से ज़्यादा जो MOU हैं वो साइन हुए हैं। अगर ये MOU उत्तर प्रदेश में साइन होने के बाद इनका निवेश यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर होगा।
योगी सरकार की यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन ले जाने की है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रोल निभा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने की, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका है उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की वो सड़कें जिन पर चलने से डर लगता था, लेकिन आज उन्हीं सड़कों पर फर्राटा भरते वाहन उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत लिख रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज जिनकी संख्या 5 है वो उत्तर प्रदेश में है। चाहे बात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हो या फिर आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या फिर निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी भी एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निभा रही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जो कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ देश में नंबर 1 बनता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कुल एयरपोर्ट्स की तो 2 दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में होंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं न कहीं एक नई गति दे रही है। लगातार उत्तर प्रदेश का मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है, जो योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रेड टेप से रेड कारपेट की ओर बढ़ रहा यूपी, निवेशकों के लिए भी कानून में भी सहूलियत हो रही है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग की बात करेंगे तो रेड टेप से रेड कारपेट तक का सफर तय किया है 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जहां 350 कानून थे जिनको खत्म करके सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। आपको बता दें सिंगल विंडो सिस्टम पहले था तो पर लागू कहीं होता हुआ नजर नहीं आता था। यही वजह है कि 2023 का ये GIS इतना खास है कि जहां सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के बाद विदेशी हो चाहे देशी हो, निवेशक को सीधे आने का, साफ तौर से आने का और सुगम रास्ता प्रोवाइड किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। योगी सरकार ट्रांसपेरेंसी पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है, तो जाहिर है आने वाला युग यूपी का ही है, मतलब यूपी का टाइम आ गया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी है ट्रांसपेरेंट सिस्टम और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद लगातार न सिर्फ कड़े फैसले लिए बल्कि जरूरत पड़ने पर उन तमाम फैसलों को अमल में लाया जिससे यहां निवेश की तस्वीर बदली जा सके। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनी मंशा के साथ एग्जीक्यूट किया उसने उत्तर प्रदेश में निवेश की तस्वीर बदली है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि भले ही 32 लाख करोड़ से ऊपर के MOU साइन हो चुके हों, लेकिन उसे जमीन में उतारना उससे बड़ी चुनौती है। लेकिन कहते हैं अगर मंशा स्पष्ट हो और इरादे साफ हों तो नतीजे बेहतर ही आते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश यही उम्मीद करेगा कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ निवेश का माहौल बेहतर हो बल्कि निवेश भी जमीन पर उतरे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ के वृंदावन योजना में जारी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यूपी का MSME देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूपी देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए सक्षम है। देश के विकास के अमृत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बेटियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ के किसान भाई बहन हमारे अन्नदाता है। गेहूं सहित खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रथम स्थान निभाए हैं। आम और मटर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है। इस इन्वेस्टर समिट में लिबरेजिंग फूड बास्केट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग पर विशेष सत्र आयोजित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 की सहायता से राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विशेष प्रोत्साहित मिलता है।
अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के सत्र आयोजित करके आप सबने बहुत अच्छी पहल की है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे एनिमल रिसोर्सेज के महत्व का व्यापक अनुभव है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आदित्यनाथ जी की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। इस इन्वेस्टर समिट के ग्लोबल ट्रेड शो में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और महिला शिल्पकारों को विशेष स्थान दिया गया है। जिस समाज के या जिस प्रदेश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसका विकास सुनिश्चित होता है। महिला उद्यमियों को विशेष पेंशन दिलाने की राज्य सरकार की पहल की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। हम सब जानते हैं भारत में आधा आबादी महिलाएं हैं। उनका विकास, उनका आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास नहीं होने से देश का विकास असंभव है। इसीलिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह को सीएम योगी ने भी संबोधित किया। उन्होंने राज्य को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के वैश्विक निवेश महाकुंभ को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां मिली हैं। सीएम योगी ने राज्य के बारे में कई बातें गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा श्रम बाजार बना है। योग्य और स्किल्ड युवा यहाँ की पहचान है। उत्तर प्रदेश सरकार की 25 सेक्टोरियल नीति के तहत उद्यमी यहाँ निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम पूरी दुनिया को आज अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या या फिर कान्हा की मथुरा और वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में होने का सौभाग्य तो है ही। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम की त्रिवेणी भी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता है। अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है। ये विद्या की धरती तो है ही, विद्या के साथ साथ परंपरागत उत्पाद में प्रत्येक जनपद के बाद अपने विशिष्ट उत्पाद भी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आज वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी रखता है। उत्तर प्रदेश के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसी एक राज्य में निवास करती है तो उत्तर प्रदेश के पास ही निवास करती है। ये अपने आप में एक श्रम बाजार भी है और सबसे अधिक स्किल और अनस्किल यूथ पावर के साथ भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए। कैसे आप लोगों ने शुरुआत की थी, आज उसका अंतिम दिन है, किस तरह से देखा? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक शानदार इन्वेस्टर समिट जिसकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है और पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और पूरे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों का इन्वेस्टमेंट हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय और शानदार काम हो रहा है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल जो बताया थे कि बहुत सहयोग का विषय है और बहुत ही इतना बड़ा आयोजन जिस तरह पर निभाया गया, इसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश की टीम, उत्तर प्रदेश जनता का सहयोग बहुत जरूरी था।
कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सर, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए। आपकी मेहनत हमेशा देखी गई थी, 1000 एकड़ का वादा भी हो चुका है, 2023 का जीआईएस में भी इसका हो चुका है। देखिए, ये पूज्य महाराज जी की सोच, वो जो कहते हैं वही करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और वही आज वो साबित कर दी। इतना बड़ा कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने यूपी के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सबने हिस्सा लिया, और ये हमारे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और फिल्म जगत के लिए बहुत खुशखबरी है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रवि किशन जी, गोरखपुर से सांसद है। उनकी कहीं ना कहीं मेहनत थी। 2023 के जो रोड शो हुए थे मुंबई में, उसमें भी हमने देखा था बतौर सांसद यूपी के जरिए वहाँ पे मौजूद थे, और आज जब नोएडा का जिक्र होता है, 1000 एकड़ की जो जमीन की बात होती है, उसको भी पूरा कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो सुनिए। जीआईएस 23 का जगह था, मीडिया सेशन भी हो रहा था। हमारे साथ बात करने आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी हैं। निरहुआ जी, लगातार हमने देखा सांसद बनने के बाद आप लगातार फिल्म उद्योग के लिए लड़ते रहे। आज जीआईएस में जब आप लोग के सपना साकार हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारे जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, दोनों लोगों ने जितना क्रिकेट को, सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जितना इन्होंने प्रयास किया है, उसी का नतीजा है कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया है और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है। भैया, लगातार हम आपके साथ चुनाव में थे आजमगढ़ में, जब आप कहे थे, आपने कहे थे पूर्वांचल में हम जरूर लाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। नोएडा का जिक्र हो गया है कि आप लोग की अब जीआईएस और उसमें जो इंडस्ट्रीज है उनसे बात करेंगे कि पूर्वांचल में कोई बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, अब जिस तरह से लगातार पूर्वांचल में फिल्में शूट हो रही है, हर जिले में शूट हो रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी हमारा सपना साकार होगा। तो कैसा देखें सर, जो आगाज हुआ था 2023 में, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने बताओ सांसद का तक, बताओ सांसद उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, मोदी योगी की जोड़ी का जो डबल इंजन है उसको फायदा पहुंचाना है। 100% देखिए, आप जो है जो डबल इंजन की सरकार है वो सिर्फ कागज पे काम नहीं करती है, धरातल पे काम करती है, और इसी का नतीजा है कि आज जो है हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निरहुआ, बताए थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, और इसी का नतीजा है जीआईएस 2023। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सोशल मीडिया पर भी सीएम योगी के यूपी इन्वेस्टर समिट के आयोजन का जलवा दिखा। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन यूपी टॉप ट्रेंडिंग पर है। यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगातार टॉप ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि 9 सालों से केंद्र सरकार रोड, रेल, गरीबों के लिए घर, जल, बिजली जैसे कामों पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि रेल रोड पर खर्च का बड़ा लाभ राजस्थान को मिल रहा है। राजस्थान में तो पर्यटन बहुत बड़ा सेक्टर है। अब जैसे दिल्ली से दौसा के बीच दूरी कम होने से इस पूरे क्षेत्र में फल सब्जी उगाने वाले छोटे किसानों को बहुत मदद मिली होगी। उनके लिए दिल्ली जैसा बड़ा बाजार नजदीक आ गया है। अब राजस्थान आने वाली टूरिस्ट सड़क के रास्ते ज्यादा आएंगे तो राजस्थान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में युवाओं के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। साथियों, आज देश विरासत भी और विकास भी इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी राजस्थान में काम किया गया है। भाजपा सरकार ने यहां मेहंदीपुर, बालाजी और धौलपुर में मुचकुंड धाम का विकास भी किया है। अपने आस्था स्थलों का विकास भी भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में
हमने उन क्षेत्रों, उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इस रूट पर अब ट्रेनें चलना भी शुरू हो चुका है। इससे मेवाड़ क्षेत्र, गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले में सबसे अधिक 528 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों ने अपने आय का स्रोत जकात और स्थानीय लोगों से मिले चंदे को बताया था। मदरसों का यह दावा कितना सच है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदेश सरकार ने कई बिंदुओं पर जांच करने के लिए जांच एजेंसियों को लगाया हुआ है। अब तक की जांच के बारे में जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी तन्मय पांडे कहते हैं कि अभी तक दूसरे देशों से फंडिंग या टेरर फंडिंग का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं जो जकात और चंदे का सही ब्यौरा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से अभी जिन बिंदुओं पर सूचना मांगी जा रही है वो समय के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जा रहा है। मदरसों को उनकी मिलने वाली रकम के स्रोतों के लिए फिर से उनसे जानकारी देने के लिए कहा गया है। जो सर्वे का काम हुआ था वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ही हुआ था, और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो जो है पोर्टल पे पहले से हैं। तो जनपद सिद्धार्थनगर में 452 मदरसे ऐसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और जो सर्वे की टीम गई थी जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित तहसील के एसडीएम थे, वो पूरे जनपद में जो लिस्ट आई है वो 528 मदरसों की आई है, जिसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 3 नवंबर 2022 को शासन में प्रेषित की गई। इसके गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों के फंडिंग की जांच अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले में कुल 980 मदरसे हैं, जिनमें से 452 मदरसे मान्यता प्राप्त और 528 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहीं अगर इनके फंडिंग की बात करें तो जो शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उनमें एक बिंदु मदरसों के फंडिंग की भी है। अगर वहीं जिले के अधिकारियों की माने तो सिद्धार्थनगर जिले के जो मदरसा के संचालक हैं वो आय और व्यय के फंडिंग का ब्यौरा अभी तक नहीं बता पाए हैं। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। उत्तर क्रॉसिंग रिपब्लिक फ्लैट ओनर एसोसिएशन सहित क्रॉसिंग रिपब्लिक के सैकड़ों लोगों ने गाजियाबाद नगर निगम के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकाला। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम NH 24 स्थित ग्राम डूंडाहेड़ा में एक BIO CNG वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का निर्माण करवाने जा रहा है, जिसमें पूरे गाजियाबाद से करीब 300 टन कूड़ा प्रोसेस होने आएगा। लोगों का आरोप है कि प्रशासन का ये फैसला पूरी तरीके से गलत और निंदनीय है, क्योंकि डूंडाहेड़ा गांव एक रिहायशी इलाका है और किसी भी रिहायशी इलाके में इस तरीके का कूड़ा घर नियम के खिलाफ है। डूंडाहेड़ा गांव स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउन में ही करीब 29 सोसाइटियां हैं, जिनमें 25,000 मकान बने हुए हैं। यहाँ सोसाइटियों के अलावा स्कूल भी है, मार्केट भी है। साफ है कि बायो CNG वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाने का फैसला बिना जमीनी स्थिति को देखे इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर गलत फैसला लिया गया है, जबकि गाजियाबाद के बाहरी क्षेत्रों में खुले में जहां आवासीय क्षेत्र ना हो या इंडस्ट्रियल एरिया में आसानी से लगवाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का मांग है कि इस प्लांट का स्थानांतरण करवाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में शासन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।